नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गुप्ता। आप देख रहे हैं टेक अपडेट चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी होती क्या है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये सिस्टम बायोमेट्रिकली लेस है या ये सिस्टम बायोमेट्रिकली सिक्योर है और इसे ओपन करने के लिए बायोमेट्रिक पासवर्ड चाहिए। तो दोस्तों, ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी होती क्या है, बायोमेट्रिक पासवर्ड क्या होता है। दरअसल दोस्तों, आप किसी भी सिस्टम को ओपन करते हैं तो उसके लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, एक पिन के फॉर्म में, किसी पासवर्ड के फॉर्म में, या आपको कुछ पिन ड्रॉ करना हो या कोई सिग्नेचर हो। दोस्तों, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में क्या होता है, आप खुद ही उस सिस्टम की सिक्योरिटी होती है, यानी कि उस सिस्टम का पासवर्ड आप ही होते हैं। अगर आप नहीं होंगे तो वो सिस्टम नहीं ओपन होगा। तो ये दोस्तों ज्यादा वेल सिक्योर्ड है। प्राइवेसी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर। दोस्तों, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में 3 टाइप्स आते हैं। पहला तो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, दूसरा है आइरिस स्कैनिंग और तीसरा है डीएनए स्कैनिंग। दोस्तों, ये तीनों ही अपने स्टेप्स के हिसाब से डिवाइड है। जो सबसे चीप है दोस्तों वो है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, उसके बाद है आइरिस स्कैनिंग और थोड़ा कॉस्टली बोल सकते हैं दोस्तों डीएनए स्कैनिंग है, जो अभी यूज नहीं होता पर इन फ्यूचर शायद से यूज होने लगे बहुत सी जगहों पे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की। दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में 2 टाइप आते हैं। पहला तो है ऑप्टिकल स्कैनिंग और दूसरा है कैपेसिटर स्कैनिंग। दोस्तों, ऑप्टिकल स्कैनिंग में क्या होता है, आप किसी भी एक ऑप्टिकल जो स्कैनर है उस पर आप अपना हाथ रख दीजिए, जो सिस्टम है आपके पूरे हैंड का यानी ये पाम का स्कैन ले लेगा या फोटो ले लेगा और उस फोटो को एकदम मैच मतलब रजिस्टर कर लेगा जब आप रजिस्टर करेंगे अपने फिंगरप्रिंट को। और जब दूसरी बार आप दोस्तों उसी सिस्टम पे हाथ रखेंगे तो आपका वो दोबारा उस हैंड का फोटो लेगा और पहले रजिस्टर फोटो से मैच करेगा। और अगर दोनों फोटोज मैच हो गई तो दोस्तों आप मतलब सिस्टम अनलॉक हो जाएगा और आप उसे ओपन करके जो भी आपका वर्क है वो कर सकते हैं। और दूसरे पर दोस्तों ये थोड़ा सा प्राइवेसी के हिसाब से उतना सेफ नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपकी हाथ की किसी ने इमेज ले ली, वेल इमेज, और उस फोटो को ले जाके वहां पे रख दिया उस ऑप्टिकल सेंसर पे और उसने उसी की फोटो दोबारा ले ली तो उस सिस्टम को ओपन कर देगा, क्योंकि उसने मैच कर लिया सेम फिंगरप्रिंट को पहले वाली फिंगरप्रिंट से। तो दोस्तों उसके लिए दूसरा जो इवॉल्व हुआ उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी रिसर्च हुई, दूसरा है कैपेसिटर स्कैनिंग। दूसरों कैपेसिटर स्कैनर्स कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए आपके हाथ, अगर आपने अपने फिंगरप्रिंट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ उभरे हुए हिस्से और कुछ दबे हुए हिस्से मिलेंगे। तो दोस्तों उनके बीच में एक स्पेसिफिक गैप होता है, 2 उभरे हुए हिस्सों के बीच में। जैसे मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर का दोनों के बीच में गैप है। तो दोस्तों जो कैपेसिटर सेंसर होता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तो कैपेसिटर एक कुछ थिंग्स होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैं सेंसर में यूज करूंगा। और दोस्तों एक कैपेसिटर का जो ब्रेथ है मैं 1 माइक्रोमीटर से कम या 1 माइक्रोमीटर रखूंगा, जो भी मतलब प्रेफरेबल है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स में जो पाया जाता है। और दोस्तों अगर जब मैं अपना स्कैनिंग के लिए रजिस्टर करूंगा अपना हैंड वहां पे, तो दोस्तों जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो जो उभरे हुए हिस्से हैं वो कैपेसिटर पे प्रेशर डालेंगे और उससे एक कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जितने उभरे हुए हिस्से हैं वहां के कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाएंगे और जितने गहरे वाले हिस्से हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो उससे दोस्तों एक कोड मिल जाएगा जो सिस्टम है और उस कोड को वो रजिस्टर कर लेगा जिस हिसाब से कैपेसिटर उसे कोड भेजेंगे। और दोस्तों जब आप दूसरी बार जाएंगे वहां पे स्कैन करने अपने थंब को उस सिस्टम को ओपन करने के लिए, तो आप दोबारा जब उस पर प्रेशर लगाएंगे दोस्तों तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि वही कैपेसिटर एक्टिवेट होंगे जो आपके उभरे हुए हिस्से हैं। तो अगर सेम कोड जनरेट होता है या अप्रॉक्स उसके कोड जनरेट होता है तो कोड मैच अगर हो गया तो सिस्टम ओपन हो जाता है। और अगर किसी दूसरा पर्सन आपका डिवाइस अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है तो उसके जो स्कैनर है दोस्तों फिंगरप्रिंट वो मैच नहीं करेंगे उससे, तो सिस्टम अनलॉक नहीं होगा। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, फिंगरप्रिंट स्कैनर क्यों आइरिस स्कैनर से कम है दोस्तों? क्योंकि हम जब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग लेते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो कैपेसिटर इतने एक्टिवेट होते हैं या इतने एक्टिव होते हैं कि हमारे पूरे फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, वो सिर्फ ऐसे कुछ 45 पॉइंट्स को ढूंढते हैं जिसको वो रजिस्टर कर सके। तो वो हमारे फिंगरप्रिंट में से सिर्फ 45 पॉइंट्स है जिन्हें वो मतलब कैच करते हैं या याद रखते हैं। और आइरिस स्कैनिंग में क्या होता है दोस्तों कि आपके आंख में जो है दोस्तों उसके अंदर एक इरीज होती है। आप जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं उसके अंदर एक ब्लैक है और ध्यान से देखो तो उसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक हिस्सा होता है, उसे इरीज कहते हैं या आइरिस, और उसे हिंदी में हम लोग पुतली भी कहते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 साल के बाद से मरने तक जो बच्चा है उसका दोस्तों इरीज सेम होता है, हर पर्सन का अलग अलग होता है। और हर पर्सन यहाँ तक कि दोस्तों जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका भी ये मैच नहीं खाता। जैसे बोलते हैं जुड़वा बच्चों का पूरा बॉडी पार्ट सेम होता है, जो पर ये जो जेनेटिक मटेरियल जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए और इरीज ये दोस्तों मैच नहीं खाता जुड़वा बच्चों का भी। तो इसको हम लोग सिक्योरिटी के लिए इसलिए अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इरीज स्कैनिंग में क्या होता है कि 2 कैमरे होते हैं, एक इंफ्रारेड कैमरा और दूसरा दोस्तों एक ऑर्डिनरी कैमरा। जो इंफ्रारेड कैमरा होता है दोस्तों वो क्या करता है, आपके आंखों पे लाइट डालता है। जो इंफ्रारेड लाइट होती है दोस्तों वो थोड़ा
ऑर्डिनरी लाइट से उसका वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो अच्छे से इमेज लेने में ऑर्डिनरी कैमरा की मदद करती है। जो इंफ्रारेड कैमरा है दोस्तों आपकी आंखों पे पड़ती है, और जो ऑर्डिनरी कैमरा है वो हाई रिजोल्यूशन में आपकी जो इरीज है उसका फोटो लेता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये फोटो सिस्टम में चली जाती है रजिस्टर करते टाइम, और वो क्या होता है उसे कोड की तरह जनरेट कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब आप दोबारा जाते हो उस सिस्टम को अनलॉक कर रहे हैं तो ठीक वही प्रोसीजर होता है। जो ऑर्डिनरी कैमरा है इंफ्रारेड कैमरा की मदद से आपकी आंखों की फोटो लेता है और उसे एक कोड की तरह सेंड कर देता है। तो सिस्टम क्या करता है, जो आपका रजिस्टर कोड है और जो अभी अभी कोड है वो दोनों को मैच करता है, और अगर दोनों मैच हो जाती है तो वो सिस्टम ओपन हो जाता है। दोस्तों आइरिस स्कैनिंग में आपकी आंखों की 240 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे वो स्कैन करता है, और फिंगरप्रिंट में 45। तो इसलिए दोस्तों आइरिस स्कैनिंग जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से ज्यादा प्रेफरेबल है या ज्यादा सिक्योर है। दोस्तों आइरिस स्कैनिंग में 240 पॉइंट्स को स्कैन करते हैं और मैच करते हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में सिर्फ 45 पॉइंट्स को लोग स्कैन करते हैं और मैच करते हैं। पर दोस्तों इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा सिक्योर होता है डीएनए स्कैनिंग, जो अभी कहीं पे यूज नहीं होता। दोस्तों आपने देखा रहेगा हाईटेक से हाईटेक जगह सिर्फ इरिस स्कैनिंग यूज होती है, और इरिस स्कैनिंग में भी दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि पहले तो होता था आप लोग आइरिस की फोटो ले लीजिए वहां पे जाके दिखाइए और हो जाता, पर अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी वो लोग चेक करते हैं कि जो इरिस स्कैनिंग दे रहा है जो पर्सन है वो जिंदा भी है कि नहीं, यानी कि वो उसी का फोटो है कि नहीं, कहीं फेक तो नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपकी आई को ब्लिंकिंग के लिए बोलते हैं, यानी कि आपको आंखें बंद और खोलनी होती है जैसे ऐसे। इस तरह से दोस्तों क्या होता है वो लोग चेक कर लेते हैं हाँ सामने वाला पर्सन वही बंदा है जिसे कि इरिस को हमें स्कैन करना है, कोई फोटो नहीं है, कोई फेक नहीं है। पर डीएनए स्कैनिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको अपना डीएनए सैंपल लेना होता है रजिस्टरिंग के लिए। तो डीएनए में आप जानते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा बेस पेयर्स होते हैं, उन्हें स्कैन करते हैं और उसे कोड की तरह बहुत लंबा चौड़ा कोड जनरेट होता है, इसे रिकॉर्ड में रखते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि अगर गलती से फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनिंग को किसी ने बाईपास कर भी लिया पर डीएनए स्कैनिंग को बाईपास नहीं कर सकते। क्यों दोस्तों, क्योंकि हर इंडिविजुअल का डीएनए अलग होता है, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान का डीएनए अलग होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप डीएनए को बाईपास करना चाहते हैं तो एकदम ना के बराबर नामुमकिन है। अगर आपको डीएनए को बाईपास करना है तो उसी पर्सन का डीएनए चाहिए जिससे वो सिस्टम अनलॉक होगा, तभी आप उससे बाईपास कर सकते हैं, नहीं तो आप डीएनए स्कैनिंग को बाईपास नहीं कर सकते। तो इस तरह से 3 बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। अभी इन तीनों टाइप के एग्जांपल बता दूं दोस्तों आपको क्या है। अभी तीसरे टाइप का तो कोई एग्जांपल मेरे दिमाग पे नहीं, अगर आपको हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि डीएनए स्कैनिंग का कोई एग्जांपल है, या आपको पता हो तो प्लीज मुझे भी बताइए डीएनए कमेंट में कि डीएनए स्कैनिंग का कुछ है, और शायद से मेरे और भी व्यूअर्स को आपकी वजह से पता चल जाए। तो पहला है दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग दोस्तों सबसे अच्छा हमें देखने मिला था आईफोन 5S में, मतलब एप्पल के 5S मोबाइल में हमें देखने मिला था। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हर मोबाइल में आता गया अच्छे से अच्छा स्कैनिंग। दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कोई भी बजट रेट का कोई भी मोबाइल ले लीजिए, जैसे 9,000 का, 8,000 का, या 10,000 का, या 12,000 का कोई भी मोबाइल ले लिए, आपको उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और दोस्तों बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये थोड़ा चीप है, मैंने दोस्तों आपको पहले ही बोला था ये थोड़ा चीप है, तो आपको हर जगह मिल जाता है। और दोस्तों ये भी नहीं कि यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनिंग है, नहीं दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटिव स्कैनिंग है, इसलिए अच्छा भी वर्क करता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और दूसरा एग्जांपल था दोस्तों इरिस स्कैनिंग का। इरिस स्कैनिंग कहाँ कहाँ होती है दोस्तों, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाइए, वहां पे आइरिस स्कैनिंग का यूज करते हैं ताकि पता चले। अभी इंडिया में तो बहुत कम एयरपोर्ट्स पे ऐसा है, पर अगर आप कहीं दूसरे मतलब फॉरेन कंट्रीज में चले जाए वहाँ हर एयरपोर्ट पे होता है, जिससे पता चलते रहे किस इंडिविजुअल ने कंट्री में एंट्री किया है, किसने एग्जिट किया, क्या वो अभी तक कंट्री में है। अगर उस आइरिस स्कैनिंग से दोस्तों उसका एक डेटा रजिस्टर हो जाता है सिस्टम में, जिससे पता चलता है दोस्तों इस बंदे ने इस दिन एंट्री किया था, इस दिन एग्जिट किया। तो इससे दोस्तों अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस को या कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्यादा प्रॉफिट होता है या फायदा होता है पता करने की कि ये बंदा यहाँ पे था कि नहीं क्राइम के टाइम। और इससे दोस्तों बहुत प्रॉफिट है, फ्यूचर में भी आपको इसके बहुत से एग्जांपल देखने मिलेंगे। आइरिस स्कैनिंग का दोस्तों बहुत अच्छा यूज है। अगर प्राइवेसी के मामले में देखा जाए तो दोस्तों सबसे अच्छा हम लोग आइरिस स्कैनिंग का ही मैं प्रेफर करूंगा आप यूज करें, पर अभी दोस्तों हर मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों नोट 7 में अवेलेबल है फीचर, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद लीजिए, पर आप जानते हैं नोट 7 का इशू, तो आप S7 S8 के लिए वेट कीजिए दोस्तों, उसमें आपको भले इसमें मिल जाए। और अगर डीएनए स्कैनिंग का तो अभी मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या आने वाली मेरी वीडियोस में जो इसी रिलेटेड होंगी, जैसे कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, उसमें मैं आपको जरूर बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।